जय हिंद दोस्तों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। पहले यह चैनल एमडी जीएस सेंटर के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम चेंज हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में नेशनल मूवमेंट्स के अंतर्गत बिहार में हुए किसान आंदोलन और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, खासकर चंपारण सत्याग्रह और आगामी जितने भी सत्याग्रह किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत या औपनिवेशिक शासनकाल में लगान की विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई थी, जिसके कारण किसान की शोषणकारी और दमनकारी चक्र में फंसना स्वाभाविक था। उसी की कड़ी में चंपारण में नील बागान मालिकों द्वारा अवैध रूप से 44 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे और उन्हें जबरन नील की खेती के लिए बाध्य किए जाते थे। उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे और इस वीडियो में लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर चंपारण की पहचान या चंपारण की धरती से महात्मा गांधी की भारतीय स्तर पर पहचान कैसे हुई। सबसे पहले बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही। अगर गांधी ना होते तो चंपारण की धरती को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान न मिलती। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित करने वाला वह व्यक्ति राजकुमार शुक्ल था। राजकुमार शुक्ल स्वभाव से जिद्दी और मिलनसार भी थे और उन्होंने महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में जाकर चंपारण से संबंधित जो नील बागान मालिकों द्वारा शोषण किए जाते थे वहाँ के किसानों को, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। हालांकि गांधी को बुलाने से पहले उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बुलाने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ विचारकों द्वारा, कुछ राजनेताओं द्वारा गांधी को ही चुनने के लिए कहा गया। नहीं, ऐसी स्थिति में उन्होंने गांधी को ही चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रही थी। उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल लखनऊ गए, लेकिन महात्मा गांधी इनकी बातों को टाल दिए। फिर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अहमदाबाद आश्रम गांधी से मिलने चले गए। अंत में गांधी ने आश्वासन दिया कि आप कलकत्ता आइए, फिर हम बिहार चलेंगे। फिर उन्होंने कलकत्ता गया और कलकत्ता से गांधी को लेकर यह बिहार में पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर आए और मुजफ्फरपुर से फिर चंपारण की धरती में महात्मा गांधी ने प्रवेश किया और वहाँ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कोलकाता से पटना आए। फिर 15 अप्रैल को वे चंपारण पहुँचे। चंपारण पहुँचने से पहले महात्मा गांधी 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर ठहरे हुए थे। उस समय में बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेवी कृपलानी थे और वहीं पे महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की। फिर एक प्री प्लान बना कि चंपारण की धरती में कैसे प्रवेश करना है। उन्होंने कमिश्नर से, मुजफ्फरपुर के कमिश्नर से परमिशन लेना चाहा, लेकिन उन्होंने चंपारण जाने से मना कर दिया और ना ही किसी प्रकार की सहयोग की। फिर महात्मा गांधी 15 अप्रैल 2017 को चंपारण की धरती मोतिहारी में प्रवेश किए। वहाँ के तत्कालीन गवर्नर ने और प्रशासन ने इन्हें बैन लगा दिया। 144 धाराएं लगा दी गई, इन्हें जाने से रोका गया और गांधी जी ने इसकी परवाह किए बिना अहिंसात्मक तरीके से मोतिहारी में प्रवेश किए। तब वहाँ एक तरह से माना जाएगा कि सिविल नाफरमानी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा का पहली बार अगर महात्मा गांधी ने कहीं प्रयोग किया है भारत में, तो वह चंपारण की धरती में किया है। यानी सिविल नाफरमानी यानी तत्कालीन शासन के खिलाफ उसकी अवज्ञा करना, उसकी बातों को नहीं मानना सविनय अवज्ञा कहलाता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया चंपारण में
और कोर्ट में पेश किया गया। हजारों की संख्या में किसान कोर्ट में पहुँचे। इस दशा को देखकर तत्कालीन वहाँ के प्रशासन ने महात्मा गांधी को रिहा कर दिया और चंपारण से किसानों को मिलने के लिए आज्ञा दे दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि चंपारण में गांधी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, यह मुरली बरहरवा के थे। यह चंपारण के बहुत बड़े कृषक, जमींदार और नेता भी थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, कृष्ण सिंह, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई जो महात्मा गांधी के बाद में सेक्रेटरी भी बने, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह, ये जयप्रकाश नारायण के ससुर थे और बहुत बड़े लॉयर थे। मजहरुल हक, जेबी कृपलानी बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने हैं। तो जितने भी लोग थे, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरसिंह पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, इनके लिस्ट को याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यह पूछे जाएंगे इनमें से कौन महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं थे चंपारण सत्याग्रह में। कोई अन्य व्यक्तियों का नाम अगर दे देगा तो आपको याद रखना होगा। अब दूसरी बात हम जानेंगे कि चंपारण की धरती में वो कौन सी सिस्टम, लगान की कौन सी पत्ती निर्धारित थी जिसको लेकर के वहाँ के किसान विरोध कर रहे थे। तो वह पत्ती थी तिनकठिया नील प्रणाली। यानी तिनकठिया प्रणाली क्या है इसको देख लेते हैं। यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। क्योंकि नील की खेती जिस ज़मीन में हो जाती थी उसका उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता था, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, उस ज़मीन बंजर हो जाती थी। अब किसान को खाने के लिए पहले खाद्यान्न उत्पादन करना था, ना कि नकदी फसल करना था, और इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। तो वहाँ के नील के बागान मालिक जो अंग्रेजी निहल्ले थे वह एक अन्य प्रकार के प्रोपगेंडा अपनाए कि अगर जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहता है वह तवान, शहरवेशी, अवाब जैसे प्रमुख टैक्स देगा, तभी जाकर के वह नील की खेती करने से बच सकता है। क्योंकि नील की खेती करने का मुख्य रीज़न क्या था, एक प्रकार का कलर है जो कपड़ों में चढ़ाया जाता था। ब्रिटेन में इसकी डिमांड थी और यह जिस खेत या जिस भूमि में इसकी खेती हो जाती थी वो भूमि बंजर पड़ जाता था। इसलिए ब्रिटेन की अपेक्षा भारत में ही यह एक प्लेटफॉर्म दिखाई दिया अंग्रेज़ों को, इसलिए यहाँ नील की खेती करना वो शुरू कर दिए थे। और नील की खेती और नील बागान मालिकों द्वारा किए गए चंपारण में किसानों के शोषण को नील दर्पण नामक नाटक में दिखाया गया है। नील दर्पण नामक नाटक 1860 में लिखी गई थी। इसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण नामक नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। और इस नाटक का, इस ड्रामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन ने। इसको ट्रांसलेट किया नील दर्पण को अंग्रेजी में मधुसूदन ने। चंपारण प्रशासन ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाह रही थी। वह तारीख था 18 अप्रैल 1917 को। अगर ऐसा होता, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चंपारण में चल रही थी, अगर महात्मा गांधी जेल चले जाते तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन होता? मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह। यानी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व अगर महात्मा गांधी जेल जाते, पहली बार भारत में ऐसा होता, महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ता 18 अप्रैल 1917 को। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के नेतृत्व का निर्वहन करने वाले 2 व्यक्ति को चयन किया गया था, एक मजहरुल हक और दूसरा ब्रजकिशोर प्रसाद। इसको भी याद रखिएगा। और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया चंपारण में। यानी अंग्रेज़ हुकूमत और वहाँ के प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद सिविल नफरमानी यानी सविनय अवज्ञा का प्रयोग सबसे पहले अपनी मेथड का जो अफ्रीका में इस्तेमाल किए थे उसका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती पे किया। फिर जाकर के चंपारण के किसानों से मिले, विभिन्न तरह के समस्याओं को इकट्ठा किए, तब जाकर के
तत्कालीन जनरल गवर्नर यानी उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट जांच कमेटी बनाने की सिफारिश महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। उसकी बात को वो मान गया और कहा कि किसानों की समस्या के लिए एक जांच कमेटी बनेगी जिसके एक मेंबर गांधी भी होंगे। तो उसको भी जान लेते हैं। चंपारण कृषि समिति बनाई गई। चंपारण में नील बगान मालिकों द्वारा किए गए किसानों की शोषण के जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष FG सलाई था और अन्य 6 मेंबर थे। इस कमेटी में अन्य 6 मेंबर थे जिसमें से महात्मा गांधी भी थे, LG अदामी भी था, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और G रैनी। इस लिस्ट को भी आप याद रखेंगे। किसकी अध्यक्षता में चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया? तो उस अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में? तो उस अध्यक्ष का नाम होगा FG सलाई और चंपारण कृषि समिति के मेंबर के रूप में महात्मा गांधी को भी रखा गया था। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यानी चंपारण कृषि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 अक्टूबर 1917 को प्रस्तुत किया। 4 अक्टूबर 1917 को प्रस्तुत किया और इसने प्रमुख सिफारिशें की। बढ़ी हुई लगान का 25% वापस करना था यानी कम कर दी गई। जितनी लगान की दरें बढ़ाई गई थी उसमें से 25% कम कर दिया गया। 3 कठिया प्रणाली सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अर्थात किसान अब मनचाहे ढंग से स्वतंत्र होकर नकदी फसल या खाद्य फसल उपजा सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार का बाध्य नहीं किया जाएगा। वसूल की गई लगान का 1/4 भाग यानी 25% वापस भी किया गया। यह सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। और यह आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर भारत में किए गए गांधी के जो प्रयोग थे चंपारण सत्याग्रह अन्य आंदोलन का रोल मॉडल बन गया। जैसे आगे अन्य आंदोलन हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की जो छवि और पहचान या चंपारण की धरती को अखिल भारतीय स्तर पर जो दिखाने का काम किया वो महात्मा गांधी ही थे। नहीं, गांधी को इसी आंदोलन में, इसी सत्याग्रह में यानी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा की उपाधि मिली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ऐसा इसलिए कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के जरिए इसके बाद से कम कपड़ों में, सिर्फ एक ही कपड़ों में अपना जीवन निर्वहन करना शुरू किए थे। कृषक समस्या को राष्ट्रीय पहचान मिला। इस आंदोलन के द्वारा कृषक समस्या को राष्ट्रीय पहचान मिला, राष्ट्रीय नेता मिला और चंपारण सत्याग्रह विश्व स्तर पर जाना जाने लगा। और इस सत्याग्रह का मॉडल अपनाकर दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के राष्ट्रपति ने इस मॉडल का प्रयोग किया और महात्मा गांधी के द्वारा जो अपनाए गए थे चंपारण सत्याग्रह में जो तकनीक विभिन्न आंदोलनों का एक रोल मॉडल साबित हुआ। तो चंपारण आंदोलन में हम लोग देखेंगे कि किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी ने रखने का प्रयास किया। लगान की वसूली की गई दरें में से घटा दी गई और मतलब 25% लगान किसानों को वापस किया गया। नकदी फसल यानी खासकर नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य नहीं किया गया। यह गांधी की जीत नहीं बल्कि चंपारण और बिहार की किसानों की बहुत बड़ी जीत थी और बिहार और किसानों की एक राष्ट्रीय पहचान महात्मा गांधी द्वारा बनी। इस वीडियो में चंपारण सत्याग्रह के अलावे बिहार में जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी है इस वीडियो में लेंगे। जैसे बाकस्त भूमि वापसी आंदोलन, नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन, दरभंगा महाराज के विरुद्ध हुए आंदोलन और जितने भी प्रांतीय सम्मेलन या अखिल भारतीय सम्मेलन किसान से हुए हैं जुड़े हुए, उन मुद्दों को भी इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले जान लें कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ एक रोचक और महत्वपूर्ण कहानी जिसे हम कह सकते हैं, महात्मा गांधी की हत्यारा नाथूराम गोडसे को इतिहास के पन्नों में जगह मिल गई। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसने महात्मा गांधी की जान बचाई वह शख्स कौन था? उस गुमनाम योद्धा को हम याद नहीं करते हैं या बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के जो उन्हें जानते हैं।
उस शख्स का नाम था बतख मियाँ। बतख मियाँ एक्चुअली महात्मा गांधी को दूध में जहर देकर मारने की प्लान जो इरविन किया था, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। जैसे कि महात्मा गांधी जब मोतिहारी गए तो बगान मालिक के जो मैनेजर था मिस्टर इरविन, उन्हें रात्रि भोज पे आमंत्रित किया और बतख मियाँ उन दिनों इरविन का रसोइया हुआ करता था। तो उसने एक प्री प्लान बनाया कि आपको महात्मा गांधी के दूध में जहर मिला देना है ताकि उनकी मृत्यु हो जाए। और वह जो जहर था स्वीट पॉइजन था। स्वीट पॉइजन में एक्चुअली जो मृत्यु होती है वह बहुत दिनों के बाद होती है। लेकिन बतख मियाँ एक देशभक्त और गांधी के प्रति उनकी आदर भाव काफ़ी बढ़ी हुई थी और गांधी के ही मतलब समझ ले कि गांधी में वह राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में देख रहा था। इसीलिए जब वह खाना खाने के बाद दूध की मांग किए तो उन्होंने गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कान में कह डाला कि इस दूध में जहर है, नहीं पिए। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने इसकी खबर मिल गई कि बतख मियाँ ने मेरे प्री प्लान को ध्वस्त कर दिया है, तो उसे 100 कोड़े मारे, उसे जेल में बंद कर दिए, उसकी छोटी सी मकान को ध्वस्त कर दिया और कई यातनाएं दिए। तो वही बतख मियाँ जो महात्मा गांधी की जान भी बचाई थी, नहीं? तो चलिए इस वीडियो में और सारे महत्वपूर्ण जानकारी जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन और बिहार आंदोलन से जुड़ी हुई है। जैसे कि स्वामी विद्यानंद, यह मधुबनी के किसान नेता थे और यह दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को जागृत किया और टैक्सेशन के विरुद्ध आंदोलन चलाया। जैसे भूमि संबंधी मौलिक मुद्दों को उठाने में विद्यानंद का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जमींदारी प्रथा की बुराइयों को उजागर किया। उन्होंने मधुबनी के कृषकों को लगान वसूली के खिलाफ जागृत किया और दरभंगा महाराज के खिलाफ कृषकों के साथ मिलकर एक आंदोलन किए। तो स्वामी विद्यानंद भी कृषक आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो आंदोलन किया जिस क्षेत्र में, वह क्षेत्र है मधुबनी क्षेत्र। उसके बाद में किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी, बाकस्त भूमि वापसी आंदोलन। 1935 में बाकस्त भूमि वापसी को लेकर कार्यानंद शर्मा ने बरहिया टाल में आंदोलन किया था। एक्चुअली बाकस्त भूमि होता क्या है? जब कोई किसान लगान नहीं चुका पाता है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कोई मंदी छा जाता है, वैसी स्थिति में किसानों से, रैयतों से जमींदार या ज़मीन के जो मालिक है, या उस समय में ज़मीन के मालिक जमींदार और अंग्रेज हुआ करते थे, वो ज़मीन ले लेते थे, छीन लेते थे किसानों से लगान नहीं देने के क्रम में, नहीं। और उसी ज़मीन को पुनः वापस दिलाने के लिए कार्यानंद शर्मा ने मोकामा क्षेत्र के बरहिया टाल में एक आंदोलन किया जिसे बाकस्त भूमि वापसी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में एक और शख्स 1939 में जिसने अंबाड़ी सत्याग्रह किया। अंबाड़ी एक्चुअली जगह है सारण में, और बाकस्त भूमि वापसी को लेकर के उन्होंने भी एक आंदोलन किया था। उस शख्स का नाम है राहुल सांकृत्यायन। इसे याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए बिहार के प्रमुख नेता थे जिन्होंने अंबाड़ी सत्याग्रह चलाया। अंबाड़ी एक जगह है सारण में और जमींदारों द्वारा किसानों से छीन ली गई भूमि को वापस दिलाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे हम अंबाड़ी सत्याग्रह कहते हैं। तो अंबाड़ी सत्याग्रह, बाकस्त भूमि वापसी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और यह किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इसे याद रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन के लिए भी कार्यानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद में हम देखेंगे चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध शाहबाद में कृषकों ने सविनय आंदोलन के समय में एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया था। उसके बाद में बिहार में प्रथम किसान सभा का गठन, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि बिहार में प्रथम किसान सभा का गठन कब और किसने किया। तो बिहार में प्रथम किसान सभा का गठन 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुई थी मुंगेर में, और इसके उपाध्यक्ष बने थे श्री कृष्ण सिंह। तो जुबैर भी मुंगेर क्षेत्र के प्रमुख कृषक
आंदोलन के नेता थे और श्री कृष्ण सिंह भी थे। नहीं, 4 मार्च 1928 को औपचारिक रूप से बिहटा में यानी पटना क्षेत्र में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। यह औपचारिक रूप से किया गया और 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती उस समय में सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। इस डेटा को भी याद रखिएगा कि सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती ही थे, लेकिन सेक्रेटरी बनाया गया श्री कृष्ण सिंह को। इसी कड़ी में हम बिहार में हुए किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन एक कंटेंट याद रखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई है और उस समय भी अध्यक्षता किया है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, लेकिन उस समय में महासचिव NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो हुई थी उस समय में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के लिए उस समय में जो महासचिव थे NG रंगा थे ऑल इंडिया लेवल पे। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी उस समय में जो सेक्रेटरी थे श्री कृष्ण सिंह थे, लेकिन दोनों में अध्यक्ष कौन रहे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को जागृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पत्रिका मैगजीन निकाली। उस पत्रिका का नाम है हुंकार। तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछता है कि हुंकार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसमें किसानों को उन्होंने जागृत किया, क्योंकि किसान दोहरे मार झेल रहे थे। एक तरफ लगान की ऊंची दरें, जमींदारों द्वारा लगान वसूली की जो तरीका था वह बिल्कुल ही शोषणकारी था। ऊपर से लगान की ऊंची दरें, लगान नहीं चुका पाने के कारण उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, उनकी ज़मीन गिरवी रख ली जाती थी, फिर उन्हें ज़मीन को छुड़ाने के लिए या लगान की अदायगी करने के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता था। इस तरह से बिहार में गरीबी और ऋण की कुचक्र में किसान फंसता चला गया। या अंग्रेजी हुकूमत की या औपनिवेशिक सिस्टम की बहुत बड़ी राक्षसी देन माना जाता है। 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की वार्षिक सम्मेलन हुई थी और यह हुआ था गया में। इस कंटेंट को भी याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। गया में जो किसान सम्मेलन हुआ, वार्षिक सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने किया था और यह हुआ 1939 में। इसी कड़ी में देखेंगे कि बिहार में प्रांतीय किसान सम्मेलन 3 हुए हैं और वह कौन कौन है? प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 को हुई थी सोनपुर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने किया था। द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन 30 अगस्त 1934 की हुई थी और यह गया में हुई थी और इसका अध्यक्षता पुरुषोत्तम टंडन दास ने किया था। इसको याद रखिएगा कि प्रांतीय किसान सम्मेलन का जो दूसरा सम्मेलन बिहार में हुआ वह स्पेस या वह स्थल है गया और इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम टंडन दास ने की थी। और तीसरी प्रांतीय किसान सम्मेलन नवंबर 1935 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता भी सहजानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन यह हुआ था हाजीपुर में। तो प्रथम किसान सम्मेलन बिहार में प्रांतीय स्तर पे हुआ सोनपुर में, सेकंड गया में और थर्ड जो हुआ हाजीपुर में। तो किसान से जुड़ी हुई यानी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका रही, चंपारण सत्याग्रह, अंबारी सत्याग्रह और बकास्त भूमि वापसी और आपको नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन, उसके बाद में चौकीदारी टैक्स नहीं देने के विरुद्ध आंदोलन और जितने भी प्रांतीय किसान सभा हुए और उसकी स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे और जितने भी प्रांतीय किसान सम्मेलन हुए उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके एग्ज़ाम में खास करके बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार सब इंस्पेक्टर और बिहार के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसके लिहाज से यह जो टॉपिक्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आए दिन 1-2 प्रश्न
इससे आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको बारीकी से समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। फिर हम अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।